हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुष्कामी अध्याय जो कि अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर है। और एनसीएसएम के अंदर बहुत सारे इसमें टोटल 15 जो चैप्टर है वो ऐड कर रखे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो सबसे पहले हमने बता रखा है कि जो आयुर्वेद होता है उसकी परिभाषा क्या है। कोटेशन दे रखा है बुक्स के अंदर, तो वो आप उससे रीड कर लेना। बाकी नॉर्मली मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि हितायु मतलब 4 टाइप की आयु होती है, ठीक है भाई, जिसको आयुर्वेद के जो स्रोतों के अंदर ज्ञान बांट रखा है। तो पहले हम बात करेंगे हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इन 4 प्रकार के आयु के बारे में जितना भी ज्ञान है उनके स्रोतों को आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। हितायु जो होता है वो जीवन जीने के लिए सभी साधन उपलब्ध करवाती है। क्वेश्चन आता है तुम्हारे मल्टीपल चॉइस के अंदर, इस पर है ना पैटर्न अलग है, तो मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन आएगा कि इनमें से 4 पुरुषार्थ है, कोई एक हटागा स्किप कर लेगा। तो कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्म पता ही है तुम्हें, अर्थ इंद्रियों का अर्थ है, काम यानी इंद्रियों का सुख है, और मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। और इसका मंगलाचरण है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नोट्स के हिसाब से लिखा था मैंने। अगर किसी को याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो एक बार रीड कर लेना, है ना। कोटेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं संपूर्ण शरीर में व्याप्त निरंतर संलग्न रहने वाले, अचूकता, मोह और बेचैनी को उत्पन्न करने वाले, समस्त रोगों को दूर करने वाले उन अपूर्व वेदियों को मेरा प्रणाम है, ठीक है। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आती है अपने यहाँ से। एक तो पहले आयुर्वेद वाला जो 4 प्रकार की आयु थी वो इम्पोर्टेंट था, दूसरे में पुरुषार्थ इम्पोर्टेंट था, और नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह तुम्हारे काम आएगा। ये जो श्लोक का लिख रखा है मैंने वो अच्छे से तुम्हें रीड करना है, उसके बाद उसको याद भी करना है। मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें और देखना है। कि धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति का साधन स्वस्थ जीवन है, ठीक है। स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद में जो उपदेश दे रखे हैं उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्वस्थ आयु की कामना करने वालों को आयुर्वेद उपदेशों को पूर्णतः पालन करना चाहिए। इसमें एक कोटेशन में लिख रहा है कि वर्ड विधेय, विधेय का मतलब होता है करना चाहिए, परमादर, ठीक है। आयुर्वेद उपदेश से सुख, कोटेशन में भी यही लिख रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सब बोलते हैं ना कि यार आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो किस तरीके से मनुष्य तक आया है, अर्जित किया है। तो सबसे पहले कौन थे इसके ज्ञाता, ठीक है। तो सबसे पहले थे वर्मा जी, ब्रह्म ऋषि जिनको कहते हैं, ठीक है। उन्होंने आयुर्वेद का स्मरण किया था। इस आयुर्वेद का ज्ञान फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया। सबसे पहले वर्मा जी थे, वर्मा जी से ज्ञान अर्जित किया दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति से ज्ञान अर्जित किया अश्विनी कुमारों ने, और अश्विनी कुमारों ने फिर जो इंद्र भगवान थे वो बैठा था। तो इंद्र भगवान ने बोला कि यार संसार में ये दुख जो है वो ज़्यादा है, उसमें विष के कारण है ना बहुत, तो आधे मतलब बहुत सारे संसार में मतलब दिक्कत हुई थी। तो इंद्र भगवान ने उन अश्विनी कुमार से ज्ञान अर्जित किया। तो भगवान इंद्र ने आत्रेय पुनर्वसु और मुनियों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन इन ऋषियों ने इन आयुर्वेद का ज्ञान अपने अलग अलग शिष्यों को दिया, और जिसमें अग्निवेश आदि शिष्य थे। अग्निवेश एक इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा काम आएगा, अग्निवेश का नाम याद करना है ना। बस ये चीज़ें हैं कि सृष्टि और प्राणियों की रक्षा के लिए आयुर्वेद का अवतरण किया गया, ताकि सृष्टि सृष्टि कुछ और कालांतर तक सुरक्षित रहे, क्योंकि उनकी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसका विनाश भी तो तय है। क्वेश्चन एक और आता है कि जो अष्टांग हृदय की विशेषता क्या है। विशेषता में तुम्हारे ना वाइवा में पूछे जाने वाला पार्ट है, ये नहीं कि तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम वाला पार्ट नहीं है। जो अग्निवेश है उनके अग्निवेश और उनके बाकी साथियों ऋषियों के द्वारा निर्मित तंत्रों में जो ज़्यादा फैला हुआ है, आयुर्वेद के जो सार भाग का संग्रह करके ना मतलब ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा मतलब फैला हुआ है या कम है। अष्टांग हृदय की रचना आचार्य वाघभट्ट ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई मैम ये पूछेगा कि अष्टांग हृदय का राइटर कौन है, किसने लिखा है, तो वाघभट्ट है ना। मैंने एक नोट लिखा है इसमें कि आयुर्वेद के 8 अंगों का जो सार तत्व होने के कारण इसे अष्टांग हृदय कहते हैं, ठीक है। अब 8 अंग कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। काल, बाल, ग्रह, उद्वांग, शल्य, दष्ट, जरा, वष्ण, अष्टम अंगानि तस्य सुति चिकित्सा ये सक्षिता। तो इसका मतलब ये होता है कि 8 अंगों के नाम तुम्हें रटने हैं, कैसे भी करो।
तो पहला है काय चिकित्सा, ठीक है, मेडिसिन। दूसरा है बाल रोग, बालों पीडियाट्रिक्स, बच्चों की वाला, शिशु रोग। गृह विज्ञान, जो इसमें भूत विज्ञान भी कहते हैं इसको, है ना। जैसे उद्वांग चिकित्सा, शल्य ENT आ गई। आगे आगे शल्य चिकित्सा, सर्जरी आ गई। दृष्टा मतलब अगतंत्र आ गई, जहर वाली टॉक्सिकोलॉजी आ गई। 7 नंबर पे है जरा, जो कि रसायन तंत्र आ गई। और वृक्ष मतलब बाजीकरण चिकित्सा आ गई। ठीक है भाई, इसके बाद हम इनके सबका डिटेल में पढ़ेंगे किस में क्या है। तो आज हम यही करेंगे ना इसमें बारे में। काय चिकित्सा क्या होती है? तो आयुर्वेद में जिस अंग में संपूर्ण शरीर में होने वाले बुखार है, ज्वर है, रक्तपित्त है, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, अतिसार आदि रोगों की चिकित्सा की जाती है, उस बता रखी है कि अच्छे से बता रखा है इसमें। तो उसको काय चिकित्सा में बांट रखा है। काय चिकित्सा का सिंपली मतलब होता है तुम्हारे फाइनल ईयर में सब्जेक्ट है काय चिकित्सा वाला। उसमें ये भी लिखा कि जो जैसे उन्माद आ रहा है, अपस्मार आ रहा है, इनकी चिकित्सा अच्छे से, कुष्ठ हो गई इनकी चिकित्सा अच्छे से क्लासीफाइड कर रखा है इसको, है ना भाई। उसके बाद बाल रोग, बाल रोग जिस अंग में बालक के भरण पोषण और जो उसकी माँ है उसकी परीक्षा की जाती है। जो माँ की परीक्षा कैसे की जाती है पूछा जाता है, तो जो उसका दुग्धपान है, ठीक है, उसका अच्छे से बता रखा है इसमें कि कब पिलाना चाहिए। चरक है, सुश्रुत है, वागभट के अलग अलग अकॉर्डिंग कैसे पिलाना चाहिए। संस्कार अलग, इसमें संस्कार भी होता है, तो वो सारे बता रखा कुमार भर्ती के अंदर। तीसरी बात करते हैं अपन ग्रह विज्ञान, जिसे भूत विज्ञान भी बोले हैं। जिस अंग में देवी जैसे देवता, पिशाच एवं ग्रह विज्ञान पीड़ित व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए, इसका मतलब होता है हवन, हवन है ना भाई, पूजा जैसे करवाते ना, वो मंदिरों वाली ये नहीं है भाई, ठीक है। तो जैसे कि अपन गृह प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो गृह प्रवेश के लिए पंडित को बुलाते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा हवन हवन करवाते हैं ना, कि जो बुरी आत्मा है वो घर से दूर है। तो इस टाइप की जो विद्या होती है। उद्वांग चिकित्सा ENT जिसे बोलते हैं ना, आँख नाक कान जो होते हैं ना भाई, एक होता है ज्वाला साफ वाला है, एक होता है सब्जेक्ट, तो उनमें फ़र्क है। कि उद्वांग चिकित्सा ENT के अंदर जो थे, जैसे कि ENT के डॉक्टर भी देखे होंगे। और उदर जंतु के रोग जो होते हैं ना भाई, जो मतलब नहीं है ना, मतलब गर्दन के ऊपर वाले पार्ट के जो भी रोग है, उन सब का जो क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो है सुश्रुत मतलब बता तो सुश्रुत नहीं बता रखी है, लेकिन ये है कि इसमें पार्ट में बता रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपन शल्य की, सर्जरी की। सर्जरी में जैसे अंगों में बाल है, नख है, कास्ट है और बस का बन है आदि शारीरिक और आगंतुक शल्यों को निकालने के लिए यंत्र क्रम, सार क्रम और अग्निक्रम का प्रयोग किया जाता है। उसको शल्य तंत्र कहते हैं। शल्य जो शरीर में प्रवेश कर पीड़ा पहुंचाते हैं। शल्य का मतलब ये होता है कि शरीर में जाएंगे और पीड़ा तो पहुंचाएंगे, इसके लिए एनेस्थीसिया देते हैं मॉडर्न में। अपन नेक्स्ट बात करेंगे दृष्टा, अगतंत्र। अगतंत्र का मतलब होता है सर्प, कीट, लूथा, मुस्कादी दृष्ट। कोटेशन की लाइन है ये। अनेक प्रकार के विष से ग्रसित मनुष्यों की चिकित्सा करने के लिए जिस तंत्र के अंदर इसका ज्ञान मिलता है वो है अगतंत्र। जरा तंत्र या रसायन तंत्र जिसे बोलते हैं। आयु में जिस अंग में युवा अवस्था में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, जैसे आयु को अपन तुम्हें स्थिर रखना है, बुद्धि को बढ़ाना है, शरीर में जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, तो इन सब के लिए जो विज्ञान है वो है रसायन तंत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृक्ष चिकित्सा या वाजीकरण। वाजीकरण जो है अपने जो वीर्य को पुष्ट बनाना है, वीर्य का शोधन साफ मतलब शुद्ध करना है, वीर्य की वृद्धि करनी है, ठीक है। इन सब चिकित्सा का जो ज्ञान है वो वृक्ष चिकित्सा में या वाजीकरण तंत्र में मिलता है। अब बात करते हैं त्रिदोष की। अब बहुत सारी झंझट झमेले में जो नए बच्चे आते हैं उनको दिक्कत होती है कि त्रिदोष है क्या, ये झंझट है क्या है, वात पित्त कफ क्या है। तो पूरी इसी पर बेस है आयुर्वेद, है ना। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि वात समझ लेना भी है ना, कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। तो इसी पे तुम है ना चिकित्सा करोगे। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि यार वात के दोष क्या है, पित्त के दोष क्या है, पित्त के कफ के दोष क्या है, इसके काम क्या है, तो तब तक नहीं। नॉर्मली आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस चीज़ का, है ना, कि आयुर्वेद के अंदर वात पित्त कफ 3 दोष बता रखे हैं। 3 दोष अगर तुम खराब हो गए ना भाई तो शरीर का नाश हो जाएगा, अगर सही रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शारीरिक और मानसिक भेद से दोष 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रजोतम मतलब मानसिक दोष लिख रखा है इसने। शारीरिक कौन से है और मानसिक कौन से? मानसिक होते 2, रजोतम, और वात पित्त कफ होते हैं शारीरिक। ये भी तुम्हारे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछता है, वाइवा में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ओके। शरीर और मन को दूषित करने वाले, अब क्वेश्चन पूछा बेटा, चल ठीक है, ये तो ठीक है, दोष क्या है? तो शरीर और मन जो है ना दोनों को दूषित करने का कारण इसे दोष कहते हैं।
अब त्रिदोष का स्थान और प्रकोप काल इजी ये बता दूंगा अभी। तो कोटेशन है, अगर किसी को इंटरेस्ट है कि यार मैं कोटेशन पढ़ सकता हूँ तो बुक से तुम रीड कर लेना कोटेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथ हो जाएगा बड़ा वीडियो। तो मैं सिंपली बड़ा बता देता हूँ इजी वे में। जैसे वात है, पित्त है, कफ है, ठीक है। स्थान कहाँ से बॉडी में कहाँ होते हैं ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग वाग्भट। नाभि के जो नीचे है ना भाई, ठीक है। और अगर एज के हिसाब से पूछे तो बुढ़ापा में। अगर तुम दिन के हिसाब से लो रखो तो इसमें लिख रखा है शाम के टाइम है ना भाई, 3 से 6 बजे तक। नाइट में नेक्स्ट वाला पार्ट में, ओके। और अपन खाना खा रहे हो तो वो पाचन वाला है ना भाई, तो कब होगा वात का, तो अंत पार्ट में ये चीज़ है ना। पित्त हृदय और नाभि के मध्य में है ना, वाग्भट के अकॉर्डिंग है स्थान। और पित्त की एज पूछे, पित्त जो होता है वो तेजस होता है, तेजस युवावस्था में होगा। तो ये सब मिडिल वाला पार्ट वाला हो गया है ना। मध्यम मध्यम याद याद हो जाएगा, मध्यम महान, मध्यम काल, पित्त। कब कब है ना कि कब का स्थान मुख्यतः मान रखा है हृदय को, है ना। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी है ना, वो चरक के मेरे को बार बार याद आ रहे थे, मैंने वो भी लिख लिया। तो और बाल्यावस्था में बच्चों में ज़्यादा कफ होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको कफ ज़्यादा होता है। वैसे भी वो ज़्यादा ही बीमार पड़ता है नॉर्मली। और बहुत से बच्चों का ये होता है कि कफ के कारण वो इधर भगते रहते हैं, आलस करते, सोते कितने हैं यार, वो देखो ना। और तो ठीक है, इसका जो मॉर्निंग में सुबह सुबह जिसका अस्थमा की बीमारी होती है ज़्यादा कफ बढ़ता है, ये भी तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो। फिर रात के देखो तो शाम शाम को संध्या के टाइम पे। और खाने की बात करें तो अमावस्या में। त्रिदोष का जठर अग्नि और कोष्ठ पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी चल रहे हैं अभी तो। अगर बात बढ़ेगी तो जठर अग्नि कैसे हो जाएगी, विषम हो जाएगी। पित्त बढ़ गया तो अग्नि तेज हो जाएगी, ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा तेज। कफ बढ़ गया तो तुम्हारी जठर अग्नि हो जाएगी मंद, मतलब हो जाएगी कमज़ोर। जठर अग्नि कमज़ोर होगी तो तुम्हें बिल्कुल ही भूख नहीं लगेगी, ठीक है। त्रिफला खिलाओ फिर। तीनों सामान्य अवस्था में रहने पर जठर अग्नि सामान्य रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिदोष का कोष्ठ पर प्रभाव क्या पड़ता है। कोष्ठ है ना भाई, प्रभाव तो खूब पड़ा है। कोष्ठ का मतलब होता है कि जहाँ खाली स्थान है, जहाँ पर अपन सबसे पेट का भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में, तो वही स्थान है। तो कोष्ठ उसी को बोला है। वात बढ़ने के कारण, अगर वात तुम्हारे बढ़ गई तो क्रूर कोष्ठ हो जाएगा। पित्त बढ़ने के कारण नॉर्मल हो जाएगा मृदु। और कफ बढ़ गया तो मध्यम कोष्ठ हो जाएगा। इन तीनों को सामान्य रहने पर ही मध्यम कोष्ठ रहता है। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति की उत्पत्ति और भेद करवा लेते है ना। गर्भधारण के समय शुक्र और आर्तव में स्थित वात आदि दोष जो है, शारीरिक की जो प्रकृति है उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे 20 से 20 कर्मी की उत्पत्ति होती है। अगर वात की अधिकता से हीन प्रकृति होगी। पित्त अगर बढ़े तो मध्यम प्रकृति होगी। कफ अधिकता होगी तो उत्तम प्रकृति होगी। इसी टाइप से डबल डबल दोष के जैसे कि वात पित्त है, वात कफ है, पित्त कफ की अधिकता से द्विदोष प्रकृति बन जाएगी। और तीनों दोष के सहयोग से त्रिदोष प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है ना, अलग अलग मनुष्य अलग अलग टाइप्स के आते हैं उनके। वह ऐसा तो है नहीं कि किसी में वात तो डायरेक्ट किसी में होता ही नहीं है, द्वंद्व ही होती है मैक्सिमम में प्रकृति, है ना। और समत्रिदोष प्रकृतियाँ श्रेष्ठ होती है। जन्म के समय कुल 7 शारीरिक प्रकृतियाँ बता रखी है, पता होना चाहिए ना। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है या वाइवा में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन भी, प्रकृतियाँ कितनी होती है। अब वातज प्रकृति के जो लक्षण है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो रही हो कि बॉस ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे को वापस कल पूछ लेना या कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा। और बाकी जो चैनल पे नए हो बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। ताकि ये नोट्स है ना बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से मेहनत करके बना रखे है, ताकि तुम्हें हेल्प मिल सके, ठीक है। थैंक यू गाइज।